जय श्री राम बच्चों। तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो हमने सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुल 30 क्वेश्चन पढ़ लिए। आज हम पढ़ने वाले 31वां क्वेश्चन। हम हर पार्ट में 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और हम 10 पार्ट लगभग 20 पार्ट आराम से कर लेंगे। 20 या 25 पार्ट लगभग करने वाले हैं। आज हमारा चौथा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जो 31वां क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कोण केवल स्केल व कंपास का प्रयोग करते हुए नहीं बनाया जा सकता या नहीं खींचा जा सकता। कहने का मतलब है आपको चांदे का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करना है, स्केल और कंपास। स्केल लाइन खींचने वाली और कंपास होता है जो प्रकार की सहायता होता है, प्रकार वो होता है कंपास। ठीक है, उसकी सहायता से कौन कौन से कोण बनाए जा सकते हैं और कौन कौन से कोण नहीं बनाए जा सकते। सबसे एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि जिस भी कोण दे रखा है उसमें 15 का भाग जाना चाहिए, 15 से विभाजित। क्या होना चाहिए, 15 से विभाजित। जो भी कोण आपको दिया हुआ है अगर वो 15 से विभाजित है तो इसका मतलब है वो केवल स्केल और कंपास से बना सकते हैं, और जो 15 से विभाजित नहीं होगा वो स्केल और कंपास की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। तो पहला कोण दे रखा 15 डिग्री ये बना सकता है, दूसरा दे रखा है 40 डिग्री। पहले हम तीसरी की बात करते हैं 105। 105 से 15 का भाग जाता है तो इसका मतलब बन सकता है 135 भी बन सकता है, लेकिन ये 40 डिग्री ये नहीं बन सकता। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको देखते ही करना, डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं देखते ही। ठीक है, अब इसी का दूसरा प्रश्न, ये भी वो छोटा सा प्रश्न है, सूत्र सा याद रखना है। क्या दे रखा है कि यदि एक समबाहु के बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। आपको कितना दे दिया, समबाहु का कोण कितना दे दिया हमारे पास, 45 डिग्री दे दिया। लो, तो एक सूत्र होता है कि भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटा बाह्य कोण होता है। तो 360 में हम कितने का भाग दे देंगे, 45 का भाग दे देंगे। ठीक है, और 45 से ये भाग कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, हमारे 8 भुजाओं की संख्या आ जाएगी। ये तो हमारे पास आ गया सूत्र, डायरेक्ट दे रखा है छोटा सा। एक ही सूत्र है भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का। भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटा बाह्य कोण। लेकिन आपको अगर इस प्रश्न में थोड़ा सा घुमा दे, लेकिन परीक्षा में आपको सर भाग नहीं जाएगा, ऐसा कर दे कि किसी एक समबाहुभुज के, यहां हमेशा क्या आएगा, समबाहुभुज आएगा। समबाहुभुज के बाह्य कोण की जगह आपको मान लो यहां दे दे आपको आंतरिक कोण। क्या दे दे, आंतरिक कोण। ये क्वेश्चन के अलावा दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, आंतरिक कोण दे दे और आंतरिक कोण का मान दे दे आपको मान लो कि 60 डिग्री, 165 डिग्री दे दे। कितना देते, 165 डिग्री देते। क्या देते, आंतरिक कोण देते। तो आपको उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। आपको लगेगा एक ही सूत्र होता है, 360 में आप 165 का भाग लगाओगे, भाग जाएगा नहीं, प्रश्न गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण बराबर होता है 180 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण का मान हमें ज्ञात करना है। बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस 165 डिग्री। कितना बच जाएगा हमारे पास, 15। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आ गया 15। हमारे पास अगर बाह्य कोण दे दे तो वापस यही सूत्र लगाना है। पर्सन को घुमा के दे सकता है कि आंतरिक कोण दे दिया, तो ऐसे करना है, फिर यह सूत्र लगाना सेम टू सेम। वापस सूत्र लगा लो चाहे तो 360 बटा 15, 15 दूने 30 है, 15 चौके 60। 60 क्या हो जाएगी यहाँ पर, भुजाएं हो जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्ट प्रश्न में दे दे आपको बाह्य कोण, तो सूत्र यही लगेगा। अगर आपको आंतरिक कोण दे दे तो पहले आपको बाह्य कोण ज्ञात करना पड़ेगा। बिना बाह्य कोण के आप भुजाओं की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो अब तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन इससे भी थोड़ा हार्ड नहीं है, लेकिन इससे बड़ा थोड़ा सा। दो रेखाखंड ए बी व सी डी बिंदु एक ओ पर इस प्रकार मिलते हैं। तो दो रेखाखंड मान लो ये दो रेखाखंड ए बी व सी डी। कोण 90 डिग्री ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ओ पर इस प्रकार मिलते हैं। तो दो रेखाखंड ए बी और सी डी बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो कौन कौन से दे रखा हमारे पास, ओ सी ए ये कितने डिग्री दे रखा हमारे पास, 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, दूसरा दे रखा हमारे पास ओ बी डी 90 डिग्री दे रखा हमारे पास, ये 90 डिग्री दे दिया। अगला कौन दे रखा हमारे पास, ओ ए सी ये कितने डिग्री दे रखा हमारे पास, 60 डिग्री का दे रखा है।
ठीक है। तो हमारे पास कितने कोण दे रखे हैं, कुल 3 कोण दे रखे हैं, 1 2 3। अब हमारे पास कोण कौन सा ज्ञात करना, हमारे पास ये वाला कोण में ज्ञात करना, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें चित्र बनाना है, जैसा प्रश्न दे रखा है, उसके बाद कुछ नहीं करना। आपको सबको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है या नहीं होता है, होता है। तो इसका मतलब हमारा अंदर वाला वो कोण, मतलब कोण AOC वाला कितना डिग्री आ जाएगा, ये 180 में से हम -60 और -70 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण 180 में से ये घटा लेंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो 180 में से 60 और 70 कितने होते हैं, 130 होते हैं। घटाओ कितना बचा, 50 डिग्री। कितना हुआ, 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री। तो इसका मतलब ये अंदर वाला कोण कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये अंदर वाला 50 डिग्री है, तो ये मतलब इधर वाला कितना डिग्री कोण होगा, 50 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, विमुख कोण है, बराबर हो जाएगा कोण OBOD बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। हो गया 50 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 50 है, कितना हो गया, 9 और 5 14। 180 में से 14 का कितना डिग्री आ जाएगा, ये 40 डिग्री आ जाएगा। कोण हो जाएगा कोण ODB बराबर 180 - 90 - 50 बराबर 40 डिग्री। आ गया 40 डिग्री, ठीक है। ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास FEV कर्म से, FEV कर्म से किसी बहुफलकों के फलक, कर्म से किसी बहुफलकों के फलकों किनारों और शीर्षों की संख्या है, किनारों व शीर्षों की संख्याएं हैं, ठीक है। तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा हमारे पास, पहला ऑप्शन दे रखा हमारे पास F + E बराबर V + 2। दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारे पास F + E - V बराबर 2। तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारे पास F + V - E बराबर 2। डी दे रखा हमारे पास ऑप्शन F + V E + V बराबर F + 2, ये दे रखा है। प्रश्न दे रखा है क्या E जो पहला दे रखा है F वो क्या है, हमारे फलक है। दूसरा दे रखा हमारे पास E वो क्या है, किनारे है। V दे रखा हमारे पास क्या दे रखा है, शीर्ष दे रखा है। ये बहुफलक की है, कितने भी फलक हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा फलक, दो से ज्यादा फलक का अलग प्रश्न है। तो आप सबसे ज्यादा पॉपुलर जो चीज है वो आप मान सकते हो। मान लो आपके पास घनाभ दे रखा है, लगभग घनाभ को सबका नॉलेज होता है, ठीक है। तो घनाभ में किनारे कितनी होती है, ठीक है। घनाभ में फलक कितने होते हैं, आप सबको याद है। तो घनाभ में फलक कितने होते हैं, कितने फलक होते हैं। इधर वाला मान लो यदि कमरा हो एक, उसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। दोनों तरफ वाले, इधर दोनों वाले, ऊपर और नीचे, कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। कितने फलक हो गए, 6 हो गए, ठीक है। फलक किनारे कितने होते हैं, घनाभ में किनारे कितने होते हैं, टोटल 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं, 12। और शीर्ष कितने होते हैं, 14 होते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इन सब में जो मान लिखे, जो आपके लिए संतुष्ट करता है समीकरण, उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो हम सबसे शुरुआत से करते हैं, पहला ऑप्शन का सरल करते हैं। पहले ऑप्शन में F क्या है हमारे पास, फलक है, कर दो 6। E क्या है हमारे पास, किनारे हैं 12 बराबर, ये हो जाएगा 14 नहीं सॉरी 8 है। यहाँ पर शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये हो जाएगा 8 + 2। क्या ये समीकरण सत्य है, नहीं है ना। 12 और 6
18, 8 और 2 10, ये सही नहीं है, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करते हैं, बी वाला करते हैं। एफ का मान कितना हो गया 6 प्लस ई का मान कितना हो गया 12 और माइनस वी का मान हो गया 8 बराबर 2 आता है क्या? 12 में से 6 गया, सॉरी 12 और 6 18 माइनस 8 10 होते हैं, ये भी गलत हो गया। अब सी करते हैं। एफ का मान हो गया हमारे पास 6, वी का मान हमारे पास कितना हो गया 8 और माइनस 12 बराबर 2 होते हैं क्या? होते हैं। 8 और 6 14 में से 12 गया, 2 बचते हैं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। आप किसी के लिए भी सर्च कर सकते हो, प्रिज्म लेके ये समीकरण को सत्य कर सकते हो, कोई भी पंचभुजा लेके वो सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 35वां क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु ओ बीसी पर मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में बिंदु ओ बीसी का मध्य बिंदु है। हो गया मध्य बिंदु। आगे दे रखा है ओ ए बराबर ओ बी है, ओ ए बराबर ओ बी है, ठीक है। फिर दे रखा है यदि ओ बी ए बराबर 54 डिग्री, कोण ओ बी ए बराबर दे रखा आपको 54 डिग्री, ज्ञात क्या करना आपको ओ सी ए, तो कोण ओ सी ए बराबर आपको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। देखो जो प्रश्न में दे रखा है, ये प्रश्न दे रखा है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपके रेखा गणित वाला प्रश्न है, जो दे रखा है वो जैसे बनाते जाओ, बनाने के बाद आपका उत्तर बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। देखो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी बना लो, ठीक है, ये हो गया त्रिभुज एबीसी, तो ये ए बी और सी बना लिया। बिंदु ओ बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का है ये वाला बीसी, इसका मध्य बिंदु क्या बना दो आप, ओ बना दो। आगे दे रखा है ओ ए बराबर ओ बी, तो ओ बी तो हो गया हमारे पास, ओ है नहीं है तो बना लो ये वाला। ये मध्य बिंदु, इसका मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, यानी कहने का मतलब ओ बी बराबर है ओ सी, बराबर क्या हो जाएगा ओ ए, ये तीनों भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजा बराबर है। आपके पास कोण क्या दे रखा है, कोण ओ बी ए, तो कोण ओ बी ए, ये वाला कोण कितने डिग्री दे रखा है, 54 डिग्री दे रखा है, हो दे दिया 54 डिग्री। आपके पास कोण कौन सा ज्ञात करना है, सी वाला करना है, हाँ ये वाला कोण आपको ज्ञात करना, बहुत ही आसान है। तीनों भुजाएं बराबर दे रखी है। आपको सबसे बड़ी चीज याद रखनी चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर कैसे होंगे, ये वाला भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ठीक है। इसके सामने का भुजा ये कोण हो गया, तो इस भुजा के सामने का कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने डिग्री का कोण आ जाएगा, कितने डिग्री का कोण आ जाएगा, ये कोण 54 का है, तो ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, हो गया 54। यार आपको सबको पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, या तो वो वाला नियम कर लो या फिर वो ज्ञात कर लो आप, ये रेखीय कोण वाला, या एक चीज याद कर लो कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतराभिमुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। एक तो नियम ये होता है, दूसरा इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, और फिर वापस 180 में से घटा लेंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। आपकी जैसी मर्जी है वो कर लो, वरना आप, मैं तो यही कहूंगा कि ये वाला कोण और इन दोनों कोणों के योग के बराबर कौन सा कोण होगा, ये बार वाला कोण होगा। क्यों, त्रिभुज का कोई त्रिभुज का बाह्य कोण अंतराभिमुख दो कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा, कोण ए ओ सी, तो कोण ए ओ सी बराबर 54 डिग्री प्लस 54 डिग्री बराबर 108 डिग्री आ जाएगा। ये वाला कितना डिग्री आ गया, 108 डिग्री का आ गया। अब वापस इसी में वो नियम कि ये वाला भुजा इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इस भुजा के सामने का कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर आएगा। ये वाला कोण मान लो x आ जाए, ये वाला कोण भी क्या आ जाए, x आ जाए, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप लिख दो x प्लस तीसरा कोण 108 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 180 में से 108 गया, फिर x बराबर 72/2 बराबर 36 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब x का मान हमारा क्या आ गया, 36 डिग्री। तो जो हमें कोण ज्ञात करना है वो हमारा कोण आ गया।
छोटा सा क्वेश्चन है, बस वरना बड़ा हो जाता। कैसे कि ये तीनों कोण दोनों कोण ज्ञात करते हैं, फिर 180 में से घटाते, फिर वापस रेखीय युग्म कोण में से 180 में से घटाते, फिर अंदर वाला कोण आता, ऐसे करते धीरे धीरे बड़ा हो जाता प्रश्न। वो आसान करने के लिए आपको ये जोड़ना है, ये घटाना है, फिर वापस 180 108 है, 180 में से घटाकर 2 का भाग दे दो, तो 180 में से घटाया फिर 2 का भाग दिया, कितने डिग्री कोण आ गया, 36 डिग्री कोण आ गया। इस प्रकार हमने अभी क्वेश्चन कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारा होने वाला छठा क्वेश्चन, जो एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बहुत ही आसान सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे कंपटीटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये सीटेट तो बहुत ही अच्छा कंपटीटिव एग्जाम है, इससे भी शानदार शानदार सीजीएल वगैरह लेवल में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको एक बेसिक चीज होनी चाहिए, जो आपको दे रखा है वो बना लो एक बार के लिए। समचतुर्भुज दे रखा है तो समचतुर्भुज बना लो आप। मैं इस आकार का इसलिए बनाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, वरना आप कैसे भी बना सकते हो। पतंग का आकार इसलिए बनाता हूं, ठीक है। इसमें आपको भुजाएं दे रखी है, मान लो ए बी सी और डी है। विकर्ण हो जाएगा आपके पास ए सी और बी डी, ये वाला भुजा मान लो 0, ठीक है। ये विकर्ण का मान कितना है, एक का मान दे रखा हमारे पास 10 और एक का मान दे रखा हमारे पास 24 दे दिया। लिख दो प्लीज, मानना नहीं है। आप सबको एक चीज पता होनी चाहिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजक करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये अगर बात बताओगी तो आप भुजा ज्ञात कर लोगे एक, और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती है, और चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा का मान लिख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप सभी को समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, काटते भी है कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, और बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसका मतलब पूरी 10 डिग्री है, ये पूरी 24 डिग्री है, तो ये कितनी डिग्री हो जाएगी, 12 सॉरी कितने मीटर सेंटीमीटर हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, और ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। और कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसका मतलब हमारे पास सी डी का मान कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर या कर्ण बराबर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है या नहीं होता है, होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, √25 प्लस 144 बराबर √169 बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये मौखिक इसलिए बता रहा हूं, वरना बताने की जरूरत नहीं थी आपके पास। मैंने आपको एक पाइथागोरस त्रिक लिखाया था, उस पाइथागोरस त्रिक में आपको बताया था 5, 12 और 13 था, तो आप डायरेक्ट 13 कर सकते थे। ये तो बस बताने के लिए, समझाने के लिए कि आप 13 सेंटीमीटर ऐसे ज्ञात करते हो, ठीक है। तो हमारे पास एक भुजा 13 आ गई, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब चारों भुजाएं कैसे हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो परिमाप हो जाएगा आपके पास 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 बराबर 52 सेंटीमीटर। आप किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। जो कोई किसी भी आकृति उसकी सभी भुजाओं को जोड़ना है। जहां से हम चलना शुरू करें, मान लो यहां से चलना शुरू कर दें, सभी भुजाओं को जोड़ते चले जाओ, आखिर में अगर उसी बिंदु पहुंच गए, इसका हम लोग को परिमाप हो गया। चलो ये 36वां क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं हम 37वां क्वेश्चन। त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर, लंबाई 22 सेंटीमीटर की धातु, त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर व लंबाई 22 सेंटीमीटर, लंबाई 22 सेंटीमीटर की धातु की एक ठोस बेलनाकार छड़ को, एक ठोस बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 2 मिलीमीटर
2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार तार बनाया जाता है। एक बेलनाकार तार बनाया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, तार की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, वो भी सेंटीमीटर में। आप चीज को पता होना चाहिए, आपको उत्तर ज्ञात करने के लिए किसका दिया है, सेंटीमीटर में उत्तर ज्ञात करने के लिए दिया है। इसका मतलब आपके जो भी चीजें दे रखी है, अगर मीटर में है उसको सेंटीमीटर बदल दो, मिलीमीटर है उसको सेंटीमीटर बदलो। तो 1.2 सेंटीमीटर ये आपको मिलीमीटर में दे रखा है, इसको हम सेंटीमीटर बदलेंगे। किसका भाग लगाएंगे हम, 10 का भाग लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रश्न दे रखा है कि धातु की एक ठोस बेलनाकार छड़, ठोस बेलनाकार छड़ है, उसको पिघला ना कर, उसी को पिघला कर दूसरी वस्तु बनाई जाती है, तो उसके आयतन में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। मान लो मेरे पास 50 रुपए है, ठीक है, मैं उस 50 रुपए की को दूसरी चीज खरीद लेता हूं, 50 रुपए की चीज खरीद लेता हूं, या फिर 50 रुपए है, ठीक है, उसके 50 एक के सिक्के लेता हूं, तो उन दोनों का आयतन मतलब उन दोनों वैल्यू तो बराबर रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी। मान लो एक गिलास में पानी है 1 लीटर, ठीक है, बोतल में पानी है, मैं उसी बोतल के पानी को एक 1 लीटर के मग में डाल देता हूं, तो क्या उसके आयतन में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। इसमें भी 1 लीटर रहेगा, उसमें भी 1 लीटर रहेगा, लेकिन उसका आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, वो बोतल में था अब मग में है या फिर और किसी वस्तु में है। तो यहां पर कोई सी भी चीज, जरूर नहीं आपको बेलनाकार छड़ी दे, यहां पर आपको मान लो ठोस गोला दे दे, उस ठोस गोले से बेलनाकार छड़ बनाई जाती है, तो आपको आयतन, दोनों आयतन बराबर कर देना, उत्तर निकाल देना है। जरूर नहीं है दोनों बेलनाकार आए, यहां पर घन भी आ सकता है, बेलन भी आ सकता है, घना भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बस आपको आयतन बराबर करना है, क्योंकि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो, तो बेलनाकार छड़ का आयतन हो जाएगा यहां पर पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले इसका R1, यहां पर भी H1, क्योंकि अलग अलग त्रिज्याएं होगी, यहां पर हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर H2। ज्ञात क्या करनी है हमें, इसकी छड़ ज्ञात की लंबाई ज्ञात करनी है, या फिर इसकी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, कुछ भी कर लो। दोनों तरफ पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हो गया। R1 का मान कितना दे रखा हमारे पास, 1.2 का होल स्क्वायर गुणा एच का मान दे रखा हमारे पास 12, R2 का मान दे रखा हमारे पास 2/10 गुणा 2/10 गुणा H2 का हमें ज्ञात करना, मान ज्ञात करना है। 1.2 का स्क्वायर कितना होता है, फिर 2 एकम 2 या 2 दूने 4 या 4 तिया 12, कट जाएंगे आराम से। फिर इन दोनों को गुणा करो, 12 का वर्ग कितना होता है 144, यहां पर गुणा 10 कितना होता है 100, ये लो 100 बराबर कितना हो जाएगा गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा H2 आ जाएगा। आगे H2 100 का 144 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 144 को 3 से गुणा कर दो, 4 तिया 12 हासिल का लगा 1, 13 का 3 हासिल का लगा 1, 3 का 4, 432 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हमने 37 क्वेश्चन कर लिए, अब हमारा चलने वाला 38वां क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं 38वां क्वेश्चन क्या है। 38वां क्वेश्चन, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के 5 ब्लॉकों के सिरों को सिरों से मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा जाता है। प्रत्येक 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के 5 घनाकार ब्लॉकों को, 5 घनाकार ब्लॉकों को सिरे से सिरा मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा जाता है। सिरे से सिरा मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा जाता है। इस प्राप्त ठोस पर 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ग 10 सेंटीमीटर 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च ज्ञात करें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन
मैं आपसे वहां पर वापस यही बात करना चाहूंगा कि इस प्रश्न को लिखने में मैं जितना टाइम लगाया ना, उससे कम टाइम में ये सरल हो जाएगा। आपको एक पता होना चाहिए घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। घन वह चीज होती है जिसकी सभी भुजाएं आपस में लंबाई में बराबर होती है। घन किसी भी चीज समझ सकते हैं आप। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो बच्चों, आपके पास ये जो बॉक्स दिख रहा है ये मिक्सी का बॉक्स है, लेकिन अगर इसकी ये भी अब किस आकार में है, ये आप घनाभ के आकार में है। क्यों, इसके कितने फलक है, 1 2 3 4, ऊपर वाले 5 और नीचे वाले 6, कितनी फलक हो गई, 6 फलक हो गई। और अगर इसकी सभी फलक, कहने का मतलब इसकी ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई बराबर हो, अगर ये सभी आपस में लंबाई में बराबर, चौड़ाई में बराबर, ऊंचाई बराबर हो, तो ये हो जाएगा घन। अगर ये इसकी ये भी किस आकार में दे रखा है, घनाभ के आकार में दे रखा है, लंबाई चौड़ाई सभी बराबर हो तो हो जाएगा घन, वरना है ये घनाभ है। तो आपके पास दे रखे कितने हैं इस प्रकार के बॉक्स, मान लो सभी लंबाई बराबर, किस प्रकार कितने बॉक्स दे रखे हैं, 5 बॉक्स दे रखे हैं। अब इन 5 बॉक्सों को ऐसे ऐसे करके मैं बनाता हूं, तो इसका मतलब है 5 बॉक्स को जोड़ेंगे तो 5 घन की लंबाई, जो क्या बन जाएगा हमारे पास, घनाभ बन जाएगा। कितनी हो जाएगी लंबाई, देखो 10 10 है तो कितनी हो जाएगी, 50। अब ये घन को एक पंक्ति में जोड़ रहा है, तो इसके चौड़ाई और ऊंचाई में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि ऊंचाई वही रहेगी और चौड़ाई वही रहेगी। ऊपर वाली देखो, ये लंबाई हो जाएगी, ये इधर वाली हो जाएगी चौड़ाई, और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो इस चौड़ाई में सभी जगह बराबर रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी। तो इसका मतलब चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, 10 है क्या, 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। अब इनका आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस H और L, गुणा कर दो, 2 गुणा LB, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करो, 50 को 10 से गुणा करो, कितना आया 500, प्लस इन दोनों गुणा करो 100, प्लस इन दोनों गुणा करो 500, 500 500 1000 और 1100 को 2 से गुणा करो, कितना आ गया 2200, कितना आ गया 2200, क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर का खर्च कितना है, 10 पैसे। तो 2200 का कितना हो जाएगा, तो 2200 गुणा 10 बराबर 22,000 पैसे, कितना हो जाएगा 22,000 पैसे। अब आपको पैसे बहुत दे रखे, उनको रुपए में बदल लो। किसका भाग लगाओगे आप, 100 का, कितने रुपए हो जाएंगे, 220 रुपए। कितने रुपए हो जाएंगे, 220 रुपए। तो उस पेंट को, उस घनाभाग लकड़ी के 5 ब्लॉकों को पेंट करने का खर्च कितना आएगा, 220 रुपए आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा आपके पास 39वां क्वेश्चन, ठीक है। वो क्या कहता है कि 10 आंकड़े दे रखे आपके पास, 10 4 5 3 2 5 3 2 6 7 3 7 3 का मध्य M व 2 2 5 3 11 2 5 3 11 M 10 का मध्य P है, तो M प्लस P का मान ज्ञात करना। छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, मैंने लगभग 2 पेपर, तीसरा पेपर करवा रहा हूं, 2 पेपर करवा दिए मैंने। आपको पता होना चाहिए तीनों पेपर में हमने कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन तो देखने को मिला है माध्य बहुलक से। मैंने खुद पेपर दिया, प्रश्न आया उसमें जैसा का जैसा है, ठीक है। तो इस प्रश्न में करना क्या है आपको, सबसे पहले दे रखा है ये आंकड़े, इसमें M, इसका माध्य क्या है M, दूसरे का माध्य क्या है P, लेकिन इसमें आपको क्या दे रखा है, M का मान दे रखा है, तो इसके माध्य का मान उसमें में रखना है। तो माध्य ज्ञात करना होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इन आंकड़ों को जोड़ो, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 6 30, 30 और 7 37 और 3 40, कितना होगा 40। आंकड़े कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा 40 बटा 8 बराबर M, और M का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। और यहां पर हमारे पास M का मान कितना रख देंगे हम, 5 रख देंगे। अब इनको जोड़ो, 2 और 5 7, 7 है 3 10,
10 से 5 15, 15 और 10 25, 25 और 11 25, 36, कितना हो जाएगा 36, 36 बटा 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास पी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 6। हमें मान किसका ज्ञात करना है, m प्लस पी का मान, m का मान 5 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 11, ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल उत्तर आ जाएगा। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए 39, लास्ट क्वेश्चन करने वाले हम, इस करने वाले हम कौन सा 40वां क्वेश्चन। विभिन्न पर्चियों पर 25 से 50 तक संख्या लिखी गई है। विभिन्न पर्चियों में 25 से 50 तक संख्या लिखी गई है। ये वही प्रश्न है जो मैं आपको बताने वाला हूं, पिछले वाले भी बताया था हमने, वहां पर पढ़ा था हमने शायद 36 से लेकर 63 तक पढ़ा था। आज ये दे रखा है कि विभिन्न पर्चियों में 25 से लेकर 50 संख्याएं लिखी गई है। प्रश्न बोल देता हूं मैं, बड़ा क्वेश्चन है। एक पर्ची पर एक संख्या है, उन्हें एक डब्बे में रख दिया जाता है। प्रश्न इतना सही है, विभिन्न पर्चियों पर 25 से लेकर, हर पर्ची पर या तो एक पर 25, एक पर 26, एक पर 27 ऐसे अंक लिखे गए, ठीक है। उन पर्चियों को एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है और डिब्बों में से एक यादृच्छिक पर्ची निकाल जाती है। यादृच्छिक पर्ची निकाली गई पर्ची में क्या होना चाहिए हमारे पास, इस पर्ची पर एक अभाज्य संख्या नहीं आने की, इस पर्ची पर एक अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। वो संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, अभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो देखो पर्चियों पर संख्या कौन कौन सी है, 25 से लेकर 50 तक। या तो आप इन पूरे अंकों को लिख दो, ठीक है, उसके बाद कर लो, आसान हो जाएगा। तो यहां पर हम हल कर देते हैं, हमारे पास टाइम है तो पूरा लिख देते हैं हम। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब आप देखो कुल परिणाम कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कुल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम बराबर 26। अब यहां पर बच्चे कुछ ज्यादा और करके 25 कुल परिणाम लिख देते, क्यों, वो सोचते हैं 25 से लेकर 50 तक। अब उन्हें यह सोचना चाहिए कि 25 से लेकर 50 से 26 से गिना हुआ है, हम जोड़ते हैं 26 27 ऐसे, तो 25 वाला आंकड़ा उसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो आप कभी भी जोड़ो तो अच्छे से जोड़ना, ताकि कुल परिणाम में गलती ना हो। अगर परिणाम में गलती हो गई तो उत्तर से नहीं आएगा। आपको ऑप्शन में 25 वाला परिणाम भी देखने को मिल सकता है, नीचे वाला। अब अभाज्य संख्या न होने की परिणाम। अब आप ये बताओ अभाज्य संख्या नहीं होने के परिणाम, अभाज्य संख्या है वो उनको निकाल दो, बाकी को जोड़ दो। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें से एक बार के लिए देखो। अभाज्य संख्या एक तो ये रही, एक अभाज्य संख्या है वो देखो एक बार के लिए, 1 2 3 4 5। कितनी अभाज्य संख्या है, 5 होगी शायद, 5 अभाज्य संख्या। बाकी अभाज्य संख्या कितनी नहीं है, 26 में से 5 घटाओ आप एक बार के लिए, कितना बचा 21। तो अभाज्य संख्या नहीं होने का अनुकूल परिणाम कितना है 21। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता सूत्र होता है कुल अनुकूल परिणाम होता है 21 बटा 26। ये हमारा शायद फाइनल उत्तर आ जाएगा। अभाज्य संख्या वापस देखो एक बार के लिए, 37 भी क्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो वापस देखने में गलती नहीं करनी, एक बार के लिए अभाज्य संख्या देख लो और उनको जोड़ दो। तो यहां पर कितना परिणाम आ जाएगा हमारे पास 20, और यहां पर कितना आ जाएगा 20, बराबर हो जाएगा ये 10 बटा 13 फाइनल उत्तर आ जाएगा। या फिर आप ज्ञात करना चाहो तो ऐसे ज्ञात कर सकते हो कि अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो उत्तर हो जाएगा 6 बटा 26। ये अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। तो आप किसी भी संख्या में 1 से घटा दोगे तो अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। 26 में 6 गया कितना बटा 20 बटा 26 बराबर हो जाएगा 10 बटा 13। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट बताया आपको गलती नहीं आने के लिए, ठीक है। ऐसे भी करोगे तो भी गलती नहीं होगी, ये भी करोगे गलती नहीं होगी, लेकिन आप आंकड़े निकालो जोड़ के देख लेना, आंकड़े याद रखना, ठीक है। तो ये हमने कुल 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं।
आशा करते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तुम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।